Hi guys, welcome back to my channel. आई होप मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों को समझ में आई एंड आई वॉज हेल्पफुल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 की टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, एंड बाकी का चैप्टर हम आज खत्म करेंगे। सो पहला टॉपिक आ जाता है आपका रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। रोल क्या है, क्या करता है अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के लिए। रोल्स के जो पॉइंट्स हैं दे आर द सेम एज द डेफिनेशन। पहला आपका आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमें सिस्टमैटिकली अपने सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक जगह पे मेंटेन करना है। दूसरा आ जाता है आपका असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अगेन मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, जो कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अगेन पिछले साल की और इस साल की कोई कंपैरिजन करना है, उससे पुराने कोई सालों का कंपैरिजन करना है, किसी और कंपनी से कंपैरिजन करना है, वो सब कुछ आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की हेल्प से ही मिल पाएगा, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। एविडेंस इन कोर्ट। अगर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है किसी भी वजह से, तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले मांगते हैं एज एन एविडेंस। एंड अदर्स में आ जाता है आपका ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, हर चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास एक जगह पे रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे, तो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। फैसिलिटेट्स रेजिंग ऑफ लोन्स। अगेन जैसे कि मैंने बताया था, बैंक्स को भी लोन देने के लिए पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने पड़ते हैं कि आपका बिजनेस चल कैसे रहा है, उसके बाद ही वो आपको लोन देंगे। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस सेल करना पड़ता है किसी भी वजह से, उसके लिए भी सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही चेक किए जाते हैं। एंड लास्ट आपका जो पॉइंट आ जाता है वो है फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अगेन जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटीज़ होती हैं, उनकी सेटलमेंट के लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प चाहिए होती है। तो ये हो गया आपका रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का। बेसिकली जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के जो पॉइंट्स हैं वही इसका प्रोसेस भी है। बुक क्या कहती है, सबसे पहले कहती है कि आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अगेन फिर आगे आपका रिकॉर्ड करना उनको ही, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड लास्ट आपका आ गया कम्युनिकेटिंग। ये हम अपनी पहली वीडियो में सारे पॉइंट्स डिटेल में कवर कर चुके हैं। सो इफ़ यू वांट टू रेफर बैक टू माय फर्स्ट वीडियो यू कैन। नेक्स्ट आज जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस किस तरह की होती है, क्या क्या ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, उनको स्टडी करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, फिर आपको कम्युनिकेट करना है अपने यूजर्स को। नेक्स्ट आ गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है, जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, कोई आप चीज़ बना रहे हैं, आप कोई चीज़ सोर्स कर रहे हैं, आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बेचने से पहले उसका जो सेल प्राइस होता है उसको निकालने से पहले आपको उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, मुझे क्या कॉस्ट पड़ रही है, मैं कितने पे बना रहा हूँ उस चीज़ को। उसके ऊपर फिर आप अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर उसका सेल प्राइस आता है ना। तो ये कॉस्ट डिटर्मिन करने के लिए एक पूरी अलग अकाउंटिंग की ब्रांच है विच इज़ नोन एज द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं, आप कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, पर जस्ट टू गिव यू द जिस्ट दिस इज़ व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स। लास्ट आपका आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जैसे कि हमने बात की, मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट्स तो चाहिए ही चाहिए, पर वो लोग अपने भी एक अलग से अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें वो लोग अपने कंपनी के कॉस्ट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, फंड्स हैं, उन सबको मिलाकर एक अलग से अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जिसके बेसिस पे वो बहुत सारे टाइप के डिसीजंस लेते हैं ना। मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ मैनेजमेंट एक्सेस करती है, वो बाहर के लोगों के पास नहीं जाती। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो भी मोस्टली मैनेजमेंट के पास होती है या फिर जो इंटरनल यूज़ के लिए होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स भी आपके बाहर नहीं जाते, पर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं ये आपके पब्लिक होते हैं। सो दीज आर द 3 ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, पर आपको सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे अभी फोकस करना है। व्हाट इज इन योर सिलेबस इज ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है व्हाट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या फ़र्क है इन सारी चीज़ों में। सो पहले देखते हैं अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब आप करते हैं वो अकाउंटेंसी के अंडर करते हैं। अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट हो गया, अकाउंटिंग उसके अंदर हो गई, और बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर हो गई। सो सबसे पहले आपका आया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंडर आती है आपकी अकाउंटिंग।
और अकाउंटिंग के अंडर आती है आपकी बुक कीपिंग। तो तीनों में फ़र्क क्या है? अकाउंटेंसी जो होती है ना, अकाउंटेंसी इज़ योर लैंग्वेज, अकाउंटेंसी इज़ योर सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर आप अकाउंटिंग सीखते हैं और अकाउंटिंग के अंडर आप बुक कीपिंग कवर करते हैं। बुक कहती है कि अकाउंटेंसी इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इट एजुकेट्स अस how to maintain the books of accounts and how to summarize the accounting information and communicate it to the users. In the words of Kohler, accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. जैसे कि मैंने बोला, accountancy language है, accountancy subject है जो आपको accounting करना सिखाती है। Accountancy is not something that you do, accountancy is something that you learn. Accountancy सीखते हैं तो उसमें आपको accounts कैसे maintain करने हैं, accounting कैसे करनी है, accounting को किस तरह से interpret करना है, वो आप सीखते हैं। तो अकाउंटेंसी एक बहुत वाइड टर्म हो गया जिसके अंडर आप अकाउंटिंग सीखते हैं। नाउ व्हाट इज़ अकाउंटिंग, वो हम देख चुके हैं, अकाउंटिंग क्या होती है। एंड उसके बाद जो नया टर्म है आपके लिए वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, उनको मेजर करना है, उनको रिकॉर्ड करना है, उनको क्लासीफाई करना है। यहाँ तक का जो पार्ट है ना, दैट इज़ कवर्ड अंडर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होगा अपनी बुक्स मेंटेन करना, ठीक है। तो बुक्स मेंटेन करने का क्या मतलब होता है? जो जो आपकी एंट्रीज हैं उनको आपको रिकॉर्ड करके क्लासीफाई कर लेना है। आपकी बुक्स बन गई, उसके बाद आप इंटरप्रेटिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे। सो जो रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक का पार्ट है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग इज just a part of accounting. Accounting is a much wider concept that includes bookkeeping. कई लोग कहते हैं bookkeeping और accounting सेम है, पर ये सेम नहीं है, किसी भी तरह से सेम नहीं है। accounting बहुत बड़ी है bookkeeping से। book क्या कहती है? bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transactions and events in the books of accounts. Thus, bookkeeping involves identifying the financial transactions, measuring them in terms of money, recording the identified financial transaction in the books of accounts and classifying the recorded transactions. ये जो चार पहले पार्ट्स हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन के, उसको हम मिला के बुक कीपिंग कहते हैं। अब अगर कोई आपको कहे कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफरेंस बताइए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, लेट्स डिस्कस देम। सो नाउ दीज आर द 6 टॉपिक्स और दीज आर द 6 हेडिंग्स जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सबसे पहले आपका आता है स्कोप। स्कोप क्या है? बुक कीपिंग का जो स्कोप है ना, दैट इज़ लिमिटेड जस्ट टू आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम, रिकॉर्डिंग देम एंड क्लासीफाइंग देम। यहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके आगे के जो पार्ट्स आते हैं, दैट इज़ समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग देम, वो अकाउंटिंग में कंटिन्यू होते हैं। बुक कीपिंग आपकी क्लासीफाइंग पे ख़त्म हो जाती है, पर बाकी के जो पार्ट्स हैं ना, दोज आर कंटिन्यूड अंडर द हेड ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा आपका पॉइंट आता है व्हाट आर द स्टेजेस। सो बुक कीपिंग जो है ना, वो पहली स्टेज है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी स्टेज। सबसे पहले बुक कीपिंग होगी, फिर बुक कीपिंग के बेसिस पे ही हम अकाउंटिंग कर पाते हैं। सो बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज और द फर्स्ट स्टेज, एंड देन अकाउंटिंग कम्स एट द सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग खत्म होगी तभी अकाउंटिंग शुरू होगी। थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को। बुक कीपिंग कहती है कि हमें मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स को, ताकि हम अकाउंटिंग की हेल्प कर सकें आगे उनको एनालाइज करने में। सो जो ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का, वो सिर्फ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स है। एंड अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में समझा था कि अल्टीमेटली जो आपकी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलते हैं, दैट इज़ योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताता है कि आपका नेट प्रॉफिट या लॉस कितना था पूरे साल का। बैलेंस शीट आपको बताती है कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो उनको सर्टेन करना कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जॉब। सो बुक कीपिंग जो है वो एक रूटीन जॉब है। हर रोज़ एंट्रीज आएंगी, बिल्स आएंगी, तो आपको हर रोज़ एवरीडे बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है अंडर बुक कीपिंग। पर जब बुक कीपिंग टोटल खत्म हो जाती है, उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। सो अकाउंटिंग इज मोर एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, एंड जो बुक कीपिंग है दैट इज़ अ रूटीन जॉब। फिर उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस। परफॉर्म कौन करता है? बुक कीपिंग जो है ना, वो आपका जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। जो आपके कंपनी में CAs होंगे, आपके अकाउंटेंट्स होंगे, वो लोग
बुक कीपिंग नहीं करते। बुक कीपिंग के लिए हम जो जूनियर स्टाफ होता है वो भी बुक कीपिंग के लिए आप एम्प्लॉय कर सकते हो, पर अकाउंटिंग के लिए आपको अकाउंटिंग की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास CAs होते हैं या MBAs होते हैं या कोई और कॉमर्स के वो ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं जो लोग अकाउंटिंग करते हैं। सो बुक कीपिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय द जूनियर स्टाफ एंड अकाउंटिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय योर सीनियर स्टाफ। लास्टली इज़ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए ना कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ अ मैकेनिकल जॉब, वो आप समझ जाएंगे, कोई भी समझ सकता है कि बुक कीपिंग में क्या करना है, एंट्री कैसे डालनी है। एंट्री डालनी सीख गए तो आप बुक कीपिंग कर सकते हैं। पर अगेन अकाउंटिंग के लिए यू नीड स्पेशल स्किल्स, यू नीड स्पेशल एजुकेशन। आपको CA होना ज़रूरी है, या आपको MBA होना है, या आपको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अकाउंटिंग समझ पाएंगे, नहीं तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है व्हाट इज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो बोर्ड है वो कैसे डिफाइन करता है अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So basically accounting एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके different entities की financial information के बारे में हमें information देती है and that enables us to take different economic decisions. Now what does the book say? As an information system, accounting collects financial data, पहला point, records it in the books of accounts, classifies and summarizes it to provide the financial information that is communicated to the users. Again definition, हर जगह आपको definition के ही parts मिलेंगे। तो अगर आप definition को समझ गए ना तो आप सारे पॉइंट समझ जाएंगे। ये क्या कहता है कि पहले आप कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, जिससे आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड देन इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स। अकाउंटिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये हमें समझ में आ गई है, एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी हमें समझ में आ गई है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी कौन सी हैं, लेट्स सी वंस अगेन। हम वैसे समझ चुके हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी आर, सबसे पहली इनकम स्टेटमेंट दैट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी इज़ पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज़ द बैलेंस शीट, एंड तीसरी इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। हम समझ चुके हैं क्या होता है, पर एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। इनकम स्टेटमेंट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस और अदरवाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि पूरे साल में या अकाउंटिंग पीरियड आपका यूजुअली 99% एक साल होता है। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट यूज़ होता है। तो बेसिकली आपके अकाउंटिंग पीरियड में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है वो डिटर्मिन करने के लिए आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। अ फर्म प्रिपेयर्स द ट्रेडिंग अकाउंट as a part of the profit and loss account, which provides information about the gross profit or gross loss, and then profit and loss account provides information about the net profit or net loss. It is actually the trading in profit and loss account. Trading account ना बहुत छोटा सा होता है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट खर्चे आते हैं, बाद में समझेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। पर ट्रेडिंग अकाउंट से आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, जिसके ऊपर आप बाकी सारे खर्चे वर्चे सब कुछ ऐड करके आपका नेट प्रॉफिट निकलता है अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आपका आ गया इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, which says position statement that is the balance sheet makes available the information about the financial position of the entity। पढ़ रहे हैं, शुरू से यही चीज़ें पढ़ रहे हैं एंड मतलब भी समझ चुके हैं। The position statement provides information about the assets owned by the entity, the amounts receivable and the cash and bank balances held by it. These are represented in the liabilities by the amounts owed by the entity towards loans, creditors and amounts payable and capital। सारे different heads हैं, सारे words का मतलब आपको next chapter में समझ में आएगा, which is the basic accounting terms। पर मतलब क्या है कि वही आपका पोजीशन स्टेटमेंट आपको बताती है कि आपके एसेट्स कितने हैं और आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। एसेट्स में आपका आ जाता है कि आपके बैंक बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस कितना है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपने कितने लोगों से पैसा लेना है, वो सब कुछ आपका एसेट्स में आ जाता है। और लाइबिलिटीज़ में आता है आपको कितने लोगों को पैसे देना है, लोन्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सब कुछ क्या है। ये जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो आपकी पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज़ द बैलेंस शीट से ही पता चलती है।
And last is information about cash flow. Cash flow statement is the statement that shows flow, both inflow and outflow of cash during a specific period. पूरे साल में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ है. सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती हैं, पर कैश फ्लो में हमें सिर्फ ये देखना है कि कैश में हमारा कितनी डीलिंग हुई है. कैश एग्जैक्टली कैश जो मॉनेटरी फिजिकल कैश की बात नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे, हम कैश एंड बैंक की बात कर रहे हैं कि बैंक में हमारे कितने बैलेंसेस थे, उसका क्या हुआ, बढ़ गए या कम हुए. बेसिकली कैश में कितनी आपकी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रही है, उसकी एक स्टेटमेंट अलग से बनती है विच इज़ नोन एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो अल्टीमेटली आपकी यही 3 स्टेटमेंट्स बनेंगी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से जानी जाती हैं, एंड देन विच आर कम्युनिकेटेड टू द फाइनल यूजर्स ऑफ योर अकाउंट्स. नेक्स्ट आपका पॉइंट आ गया, व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या ऐसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल बनाता है. क्या क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है. सबसे पहले आता है आपका रिलायबिलिटी. आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, इट शुड बी रिलायबल. रिलायबल का मतलब है कि आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए हर आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए. ये नहीं कि हवा में कुछ भी लिखते जा रहे हैं, प्रूफ होगा ना तभी रिलाई कर पाएगा कोई. फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं अपनी बुक्स में कि मैंने यहाँ पे लैंड खरीदी थी तो उसके पेपर्स तो होंगे ना आपके पास. बिना पेपर्स के मैं कैसे रिलाई कर लूँगी. सो each and every accounting information that you provide in your books, it should be reliable. It should have a proof, it should have a source जिसके बेसिस पे उस information पे rely किया जा सके. दूसरा आपका आ जाता है रेलेवेंस. वट एवर इन्फॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड इन योर बुक्स ना, वो रेलेवेंट होनी चाहिए यूज़र्स को, यूज़र्स के काम की होनी चाहिए. कुछ भी नहीं लिखते रहेंगे हम. जो हमारे यूज़र्स के काम की इन्फॉर्मेशन होगी ना, उनके डिसीजन मेकिंग पे जो इम्पैक्ट डाल सके, सिर्फ वैसी इन्फॉर्मेशन हमारी बुक्स में होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्या मतलब है, समझ में आनी चाहिए. जो भी आप लिख रहे हैं, जिस भी तरह से आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो समझ में तो आनी चाहिए ना हर बंदे को. ये तो नहीं कि आप कुछ और ही लिखते जा रहे हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लिखते जा रहे हैं कि जो पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए कि यार ये लिखा क्या है. सो इट शुड बी वेरी अंडरस्टैंडेबल, इट शुड बी वेरी क्लियर, और जो भी पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए. एंड लास्ट इज कंपैरेबिलिटी. कंपैरिजन्स ना बहुत सारे तरह के हो सकते हैं. इंटर फर्म भी हो सकते हैं, इंट्रा फर्म भी हो सकते हैं, एंड पीरियोडिकली भी हो सकते हैं. पीरियोडिकली में जैसे हो गया कि पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर कि हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं. या फिर इंटर फर्म होता है. इंटर फर्म का क्या मतलब होता है कि इंटर फर्म में मैं किसी आप ही की लाइन ऑफ बिजनेस में किसी और कंपनी से के साथ आपके अकाउंट्स को कंपेयर करना चाहती हूँ कि उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे क्यों आ रहे हैं, आपके ख़राब क्यों आ रहे हैं, या आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे क्यों आ रहे हैं, उसके ख़राब क्यों आ रहे हैं, क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को कंपेयर मैं कर सकूँ आराम से आपके अकाउंट्स के साथ. एंड देन इंट्रा फर्म का क्या मतलब होता है कि विद इन माई बिजनेस मेरे अगर फॉर एग्जाम्पल 2 तरह के बिजनेसेस हैं, एक मैं ए चीज़ बना रही हूँ, एक मैं बी चीज़ बना रही हूँ. सो आई वॉन्ट टू कंपेयर ए एंड बी टू सी कि कौन सा बेटर चल रहा है. सो बेसिकली जो मेरे अकाउंट्स हैं ना, दे शुड बी स्टेटेड इन सच अ मैनर कि उसका कंपैरिजन, किसी भी तरह का मैं कंपैरिजन करना चाहूँ वो ईजिली हो सके. नेक्स्ट आपका आ गया हु आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. पहले पॉइंट से पढ़ते आ रहे हैं यूज़र्स. अब यूज़र्स हैं कौन वो समझते हैं. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ यूज़र्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स. इंटरनल में आपके आ जाते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स. ओनर्स और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क होता है, ज़रूरी नहीं जो आपके मैनेजमेंट है वही आपके ओनर्स हो सकता है कोई और ओनर हो, किसी और ने बिज़नेस शुरू किया हो, बिज़नेस शुरू करके मैनेजमेंट के लिए अलग से लोग रख लिए हो. जो आपका CEO है, CFO है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ही आपके बिज़नेस का ओनर है. सो ओनर्स को ये देखना है कि मैंने जो मैनेजमेंट रखी है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, मेरा बिज़नेस कैसा चल रहा है. मैनेजमेंट को देखना है कि मुझे आगे जो डिसीजन लेने हैं वो किस बेसिस पे लेने हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करनी है टू टेक एनी फर्दर डिसीजंस. एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को क्यों चाहिए. बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को बोनसेस देते हैं बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट अर्नड. कहीं बहुत बारी होता है ना कि हम कहते हैं कि हमारा अगर इतना प्रॉफिट होगा तो इस बेसिस पे आपको बोनस देंगे, या फिर हम एम्प्लॉयज़ का EPF डिडक्ट करते हैं, बहुत सारी डिडक्शंस करते हैं. सो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू रिसीव योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. कि उन लोगों की भी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए ना कि हमें जो बोनस दे रहे हैं वो सही भी दे रहे हैं कि नहीं, कम तो नहीं दे रहे, या फिर हमारे से जो पैसे काट रहे हैं उसको डिपॉजिट कर भी रहे हैं नहीं कर रहे. सो दे हैव द राइट टू योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एज
वेल अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स पे। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आता है? सबसे पहले आपके आ गए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगेन जिसने आपको लोन दे रखा है, बैंक्स ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या जिसने आपको लोन देना है, सो दे हैव द राइट टू योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू सी कि हमारा लोन कितना सेफ है कितना नहीं। ठीक है, जिसने दे रखा है वो देखेगा कि हाँ जी सही चल रहा है काम, मेरा पैसा सेफ है, और जिसने देना है वो देने से पहले देखा कि हाँ जी काम सही चल रहा है, मैं इसको लोन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। नेक्स्ट आपके आ गए इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अगेन जिसने आपके बिजनेस में ऑलरेडी पैसा लगा रखा है वो हो गए आपके इन्वेस्टर्स। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की अगर आपने किसी और बंदे के पास गए हैं कि मेरे पैसा लगा दें, तो पैसा लगाने से पहले भी वो देखेगा ना कि बिजनेस चल कैसा रहा है, सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो आ गए आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दोनों को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए होते हैं टू सी कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है। नेक्स्ट आ गए आपके क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर जिससे आपने लोन ले रखा है। ज़रूरी नहीं है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेंगे, हो सकता है किसी से आपने सामान लिया हो क्रेडिट पे कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा, तो वो आपका क्रेडिटर हो गया। जिसको आपने बाद में पैसे देने हैं, जिसको भी आपने पैसे देने हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, वो आपका क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर्स को भी आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको भी पता होना चाहिए कि मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा ये। सो दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। जैसे कि हमने पहले बात की, गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज लगते हैं आपके ऊपर, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे GST, इनकम टैक्स एट्सेट्रा जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनसे आपको डीलिंग करनी पड़ती है। तो इन लोगों को भी आपको टाइमली पीरियोडिकली अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है। दे ऑल्सो हैव टू सी कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कोई घपला तो नहीं कर रहा, सही से चल रहा है ना सब कुछ। उनको भी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टू सी वेदर और नॉट यू आर रनिंग योर बिजनेस एथिकली। नेक्स्ट आ गए आपके रिसर्चर्स। रिसर्चर्स में कौन आ गया? फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट को नई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट को नई पॉलिसी लेके आनी है, कोई नए एक्ट्स लेके आने हैं। उसमें क्या होता है कि पॉलिसीज़, अगर आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी आ रही है तो उसमें दे स्टडी द फाइनेंशियल्स ऑफ ऑल द कंपनीज इन योर इंडस्ट्री टू सी कि पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो टू बिफोर दे टेक एनी डिसीजन दे डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। सो रिसर्चर्स को भी आपका फाइनेंशियल डेटा चाहिए बिफोर दे आर एबल टू कंक्लूड एनी रिसर्च और एनी डिसीजन और एनी एक्ट्स और एनी लॉज दैट दे आर मेकिंग। नेक्स्ट आ गया आपका पॉइंट कंज्यूमर्स। नाउ कंज्यूमर्स को भी तो हक है ना ये जानने का जो आप उनसे प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं वो फेयर हैं कि नहीं है। कई बार ये होता है कि आपके प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट तय करती है, तो दे हैव द राइट टू नो कि आप गवर्नमेंट वाले प्राइसेस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो दे हैव द राइट टू सी वेदर और नॉट यूर एक्सप्लॉइटिंग देम, वेदर और नॉट यूर फॉलोइंग गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सो दे ऑल्सो हैव द राइट टू योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट आपका आ जाता है पब्लिक। पब्लिक किसे कहेंगे हम? पब्लिक इज़ any general public who is in some way interested in your business or has something to do with your business. For example, मैं हूँ, मुझे किसी कंपनी में जाके एम्प्लॉयमेंट लेनी है पर मुझे उस कंपनी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं उनके बारे में रिसर्च करूँगी ना। ऑनलाइन जाके हम देखते हैं ना कि ये कंपनी चल कैसे रही है, अच्छी भी कंपनी है, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, लोग खुश हैं, हम रिव्यूज़ देखते हैं ना जाने से पहले। उसी तरह से कंपनीज़ के केस में हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी चेक करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेने से पहले कि यार कंपनी अच्छे से लोगों को पे तो कर रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रही। उस चीज़ के लिए पब्लिक को भी आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ते हैं हु इज़ इन सम वे और सम वॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है, is accounting an art or a science? So accounting is basically considered to be an art as well as science. Art is the technique which helps us to achieve our desired objectives. Art एक टेक्निक है जिसके बेसिस पे हमें हमारे desired objectives मिल रहे हैं। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the financial transactions. It helps us in knowing the profitability and financial position of the business. एक टेक्निक फॉलो कर रहे हैं ना हम, उस टेक्निक के बेसिस पे हमें हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो इस बेसिस पे हम अकाउंटिंग को एक आर्ट भी कह सकते हैं। And then any organized knowledge based on certain basic principles is also called a science. Accounting is also a science as it is an organized knowledge based on certain basic principles. Organized knowledge है, कुछ भी तो नहीं है ना, एक सेट पैटर्न है, यही हमें फॉलो करना है और उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स भी हमारे पास हैं कि ये प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमें ये सेट पैटर्न फॉलो करना है। तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी साइंस। अकाउंटिंग इज़ बोथ एन आर्ट
एंड साइंस। सो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज़ what are the systems of accounting. So systems of accounting दो तरह के होते हैं. One is the double entry system that we follow and other one is the single entry system that we do not follow. Basically फ़र्क क्या है? डबल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. दो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जूते खरीदने जा रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं. आपको जूते मिल रहे हैं और आप उसके बदले में पैसे दे रहे हैं. देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, वन इज़ अ डेबिट, वन इज़ अ क्रेडिट. सो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, वो इन दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, जिससे कि आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट मानी जाती है. पर जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है. या वो डेबिट को रिकॉर्ड करता है या वो क्रेडिट को रिकॉर्ड करता है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. हेंस व्हाट वी स्टडी एंड व्हाट वी फॉलो इज जस्ट द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. बुक क्या कहती है? बुक कहती है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड. अ ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, always two aspects, debit and credit, and at the time of recording a transaction, one aspect is recorded on the debit side and other is recorded on the credit side. For example, at the time of cash purchases, goods are received and in return cash is paid, right? So in this transaction two aspects are involved. One is receiving of the goods and other is payment of cash. सो डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं. एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, जिससे आपकी जो बुक्स है ना वो बैलेंस रहती है, मेंटेन रहती हैं. दस ऑन एनी डे टोटल अमाउंट डेबिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड. Thus we can define double entry system as the system which recognizes and records both aspects of a transaction. Double entry system has proved to be a scientific and complete system of accounting. यहाँ पे मेन वर्ड है complete. दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे तभी कंप्लीट होगा ना. अगर हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे, दूसरा हमें पता ही नहीं चलेगा. कभी हम फ्यूचर में देखना चाहते हैं कि यार कि ये मैंने पैसे दे रखे हैं, पैसे किस चीज़ के लिए दे रखे हैं, हमने अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो हो सकता है हम भूल जाएं. दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. इसलिए हम सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? पहला फीचर है मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड. जैसे कि हमने बात की, दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होंगी तभी हमारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट होंगे, नहीं तो वो इनकम्प्लीट रह जाएंगे. नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजेज टू फोल्ड एस्पेक्ट्स. मतलब जो आपके पास आ रहा है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है और जो आपके पास से जा रहा है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है. इनफ्लो भी रिकॉर्ड कर रहा है और आउटफ्लो भी रिकॉर्ड कर रहा है. नेक्स्ट इज वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड वन इज क्रेडिटेड. एक चीज़ जो आपके पास आ रही है वो डेबिट होगी, एक चीज़ जो आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट होगी. तो दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारी बुक्स बैलेंस है, मेंटेन है. एंड लास्ट आपका फीचर है टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. जितने वैल्यू की चीज़ आपके पास आ रही है उतनी ही वैल्यू आपके पास से जा रही है. जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट हो रहा है. तो आपकी बुक्स जो है ना वो हमेशा इक्वलाइज्ड होंगी, मेंटेन्ड होंगी, बैलेंस्ड होंगी. ये नहीं है कि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है या क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है. जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आपकी बुक्स हमेशा बैलेंस्ड रहेंगी, मेंटेन रहेंगी. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. पहला आपका स्टेज आ जाता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल. जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्रीज डलती हैं. जर्नल एंट्रीज के बाद classifying the transactions in the journal by posting them to the appropriate ledger accounts and then preparing the trial balance. क्लासीफाई में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप के हेड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं. तो जितनी हमने जर्नल एंट्रीज डाली हैं उनको फिर हम आगे उनके लेजर्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि ये एंट्री इस हेड में जाएगी, ये एंट्री इस हेड में जाएगी. फिर उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपका ट्रायल बैलेंस बनता है. एंड देन ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपकी क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स बनता है. सो सबसे पहले डालेंगे आपकी जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे आपके बनेंगी लेजर्स. लेजर्स के बेसिस पे आपका बनेगा ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपकी फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम जो आपको फॉलो करनी ही होती हैं. एंड देन आपका टॉपिक आ जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. देखते हैं. पहला आपका एडवांटेज आ जाता है कि इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम. प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर प्रिंसिपल से बैकड अप है,
ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो आपको अटेन करने में डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपरली हेल्प करता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक सिस्टम। दूसरा आपका आ गया कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहा है, आधी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा। इट रिकॉर्ड्स द कंप्लीट ट्रांजेक्शन इट इन ऑल इट्स एंटायरिटी। नेक्स्ट आपका आ गया अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। दोनों चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं तो अरिथमेटिकली बैलेंस्ड है, एक्यूरेट है। ये नहीं है कि इनफ्लो डाल रखा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटफ्लो नहीं दिखाया, दोनों चीज़ें दिखा रहा है तो अरिथमेटिकली बैलेंस्ड है, एक्यूरेट है। नेक्स्ट आ गया आपका डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होंगे, सब कुछ मेंटेन होगा, दोनों साइड्स मेंटेन होगी, तभी तो हमें प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा कि अल्टीमेट हमारा रिजल्ट निकल क्या रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है। आधी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी तो जो अल्टीमेटली रिजल्ट्स निकलेंगे ना वो भी इनकम्प्लीट ही होंगे। बट सिंस डबल एंट्री में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो जो इसमें एंड में प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी एग्जैक्ट ही निकलेगा। नेक्स्ट आ गया आपका नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सब कुछ मेंटेन्ड है, बैलेंस शीट प्रॉपर मेंटेन्ड है, बैलेंस्ड है, तो जो एंड में फाइनेंशियल पोजीशन निकलेगी वो भी एग्जैक्ट ही होगी। इट विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट आ गया आपका फुल डिटेल्स फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। अगर आपको कोई भी कंट्रोल, किसी भी तरह का कंट्रोल मेंटेन करना है, ठीक है, अगर आपको देखना है कि खर्चा कितना हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा, उसके लिए आपके पास प्रॉपर डिटेल्स होंगी, तभी तो आप किसी भी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे ना। अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल्स ही नहीं है, पूरी डिटेल्स ही नहीं है, तो आप कंट्रोल मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। सो डबल एंट्री सिस्टम में फुल डिटेल्स हैं, इसलिए आप प्रॉपर कंट्रोल भी मेंटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया कंपैरेटिव स्टडी। अगेन, अगर आपके रिकॉर्ड्स पूरे नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? कुछ आपने रिकॉर्ड करा, कुछ आपसे मिस हो गया, कोई आपने एसेट रिकॉर्ड कर लिया, कोई नहीं किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड की, नहीं की, किस बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे अगर आपके रिकॉर्ड्स ही कंप्लीट नहीं होंगे? जब तक आपके रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं होंगे आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम में आप कंपैरिजन आराम से कर पाएंगे बिकॉज आपके रिकॉर्ड्स पूरी तरह से मेंटेन है। नेक्स्ट अगेन हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को किसी भी तरह के कोई भी डिसीजन लेने हैं उसके लिए उनको अकाउंट्स चाहिए, अकाउंट्स पूरे होंगे तभी वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे, अकाउंट्स पूरे नहीं होंगे तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और अकाउंट्स पूरे सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम के अंडर ही होते हैं। एंड लास्ट इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशंस। उसका क्या मतलब है? अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप कुछ मिस कर जाएंगे तो हो सकता है कोई फ्रॉड कर जाए, किसी तरह से कोई आपका पैसा एम्बेजल कर जाए, कोई मिस अप्रोप्रिएट कर जाए। वो चीज़ आप तभी डिटर्मिन कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे अगर आपके पास प्रॉपर फुल रिकॉर्ड्स होंगे। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स पूरे नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जब तक आपके पास रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं होंगे, फुल नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी तरह का फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएशन अपने बिजनेस में जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स यू टू डिटर्मिन एनी फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन दैट माइट बी देयर इन योर बिजनेस। तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट आपका टॉपिक आ गया अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। समझा मैं आपको चुकी हूँ, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट may be defined as an incomplete double entry system. In this system, all transactions are not recorded on double entry basis. In some transactions, both aspects of the transactions are recorded, while in others, one aspect is recorded or not recorded at all. Instead of maintaining all the accounts, only personal accounts and cash book is maintained. The accounts maintained under this system are incomplete and unsystematic and therefore not reliable. Since all transactions are not recorded under this system, it is not possible to prepare a trial balance. As a result, profit and loss balance sheet cannot be prepared. सब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, कुछ डबल एंट्री पे हो रही हैं, कुछ सिंगल एंट्री पे हो रही हैं, सिर्फ कैश बुक और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स बन रहे हैं। कैसे बनाओगे ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं सकते। ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो आपके फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेंगे। इसलिए दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हैंस वी डू नॉट फॉलो दिस। हमें जिस पे फोकस करना है दैट इज ओनली द डबल एंट्री सिस्टम। हम वही पढ़ेंगे आगे, +1 में भी, +2 में भी, आगे जो भी कॉमर्स करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो होता है। मैंने पर्सनली आज तक कहीं पे भी सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं देखा है। इट इज़ जस्ट इन द बुक्स, वी डू नॉट फॉलो इट, वी डू नॉट प्रैक्टिस इट, वी ओनली फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स में भी एंड प्रैक्टिकली भी। सो विद दिस हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आई होप आई वॉज क्लियर, समझ में आया, नहीं आया, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, डू लेट मी नो।
इस चैप्टर के एंड में कुछ सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ अनसॉल्व दे रखे हैं। सॉल्व वालों को पढ़ लीजिएगा, अनसॉल्व वालों को सॉल्व कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, इफ आई एम मेकिंग अकाउंट्स क्लियरर टू यू, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and I will see you guys in my next video. Thank you. Bye bye.